नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आज हमें एक बहुत बड़ी खबर मिली है। पाकिस्तानी सेना ने पीओके में हैवी आर्टिलरी गन से लैस अपनी एक टुकड़ी तैनात कर दी है। और यही नहीं, पीओके में रहने वाले स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार का वीडियो रिकॉर्ड करने से अब रोका जा रहा है, ताकि भारत और दुनिया के दूसरे देशों में पाकिस्तान की साजिशों का प्रसारण न हो सके। पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर बॉर्डर एक्शन टीम को भी तैनात कर दिया है। इसे बैट भी कहा जाता है। बैट में पाकिस्तानी सेना के कमांडो और प्रशिक्षित आतंकवादी शामिल होते हैं, जो भारतीय सीमा में घुसपैठ करके निर्दोष लोगों की जान लेते हैं। आज से पहले तक आपको किसी ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के बारे में बताया नहीं होगा, इसलिए आज हमने आपके लिए पाकिस्तान की इस आतंकवादी बटालियन का पूरा बायोडेटा निकाला है। ये डीएनए टेस्ट पीओके में पाकिस्तान की साजिशों का पर्दाफाश करेगा। इसके अलावा आज हम आपके सामने एक एक्स्ट्रा विचार भी रखने वाले हैं। हमारे देश के मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों की संपत्ति लाखों करोड़ रुपए की है और हमारे देश के लोग धार्मिक स्थलों पर दिल खोलकर दान भी करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि धर्म स्थानों पर भारी मात्रा में दान देने वाले लोग देश के शहीदों और सैनिकों के परिवारों का दर्द कम करने के लिए कुछ करते क्यों नहीं। इसके अलावा अगर ईएमआई देने के बाद भी आपको अपने घर का पोजीशन नहीं मिला है और आप अपने बिल्डर से परेशान हैं, तो हमारे पास आपके हितों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। रियल एस्टेट से जुड़े नए नियमों को नोटिफाई कर दिया गया है और नए नियमों के मुताबिक मकान का पोजीशन देने में देरी करने पर अब बिल्डर को ब्याज चुकाना पड़ेगा। इस खबर के हर पहलू के बारे में आज आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और ये जानकारी हम आपको देंगे। और आज हम हवा में फैले उस प्रदूषण का भी डीएनए टेस्ट करेंगे जो आपका दिमाग खराब कर सकता है। अब तक आपने दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाले वैचारिक प्रदूषण के बारे में सुना होगा, लेकिन वायु प्रदूषण के जहरीले कण अब इंसानों के दिमाग में भी पाए जाने लगे हैं। यानी वायु प्रदूषण सिर्फ आपके फेफड़ों को ही खराब नहीं कर रहा, बल्कि आपकी सोचने और समझने की क्षमता को भी प्रभावित कर रहा है। पहली बार वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में यह नतीजा निकाला है कि वायु प्रदूषण के दौरान पैदा होने वाले चुंबकीय कण आपके दिमाग में भी जमा हो सकते हैं। हमारे देश में अक्सर दिवाली के अगले दिन वायु प्रदूषण पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विमर्श किया जाता है। चिंता जताई जाती है, लेकिन साल के बाकी दिनों में प्रदूषण की बात करना फैशन में नहीं है। हम इस ट्रेंड को बदलना चाहते हैं। हमारा विचार है कि देश के सिस्टम को प्रदूषण और पर्यावरण की चिंता सिर्फ दिवाली के दिन ही नहीं, बल्कि हर रोज होनी चाहिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तान की 14 चौकियों को तबाह कर दिया है। बीएसएफ ने यह कार्रवाई पाकिस्तान की गोलीबारी में 8 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद की है। दूसरी तरफ राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सेना की जवाबी फायरिंग में अब तक 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हाँ, ये पाकिस्तान रेंजर्स का और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज का एक फ्रस्ट्रेशन है। जब लड़ाई एक सैनिक के साथ होती है, जब आप उसमें कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, तो एक दूसरा ये तरीका अपनाया जाता है कि सिविलियन एरिया को टारगेट किया जाए। आज सुबह 5 बजे से दिन भर पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी, आरएसपुरा, अरनिया, कठुआ और नौशहरा में भारी फायरिंग की गई। पाकिस्तान की फायरिंग में सांबा सेक्टर में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 की मौत राजौरी में हुई है। मरने वालों में 4 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की फायरिंग में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, सेना प्रमुख दलबीर सिंह भी शामिल हुए। इस मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात की समीक्षा की गई। रक्षा और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने राजनाथ और पर्रिकर को पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान की फायरिंग को देखते हुए जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी से सटे 200 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में स्कूलों को आग लगाने की जांच अब एसआईटी करेगी। आगजनी के आरोप में पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 20 लोगों से पूछताछ की जा रही है। स्कूलों की आगजनी के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम को जम्मू कश्मीर के बाहर भी भेजा गया है। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और शिक्षा निदेशक को जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया था। पिछले 1 महीने में राज्य के 27 स्कूलों में आग लगाई गई है।
पाकिस्तान भारत में अपने हाई कमीशन के 4 अधिकारियों को बुला सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस पर जल्द ही फैसला हो सकता है। दिल्ली में ISI के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी महमूद अख्तर ने 4 अधिकारियों का नाम दिल्ली पुलिस से पूछताछ के दौरान लिया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक महमूद अख्तर इन्हीं 4 अधिकारियों के निर्देश पर जासूसी का काम करता था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का आदेश दिया है। पनामा पेपर्स लीक मामले में नवाज शरीफ और उनके परिवार के लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वागत किया है। इमरान खान ने इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के खिलाफ प्रस्तावित अपनी रैली को टाल दिया है। भोपाल एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जेल से मुस्लिम कैदी ही क्यों भागते हैं। क्या कारण है कि खंडवा में से निकलते हैं 2 सीमी के मुसलमान निकलते हैं जेल तोड़ के, कोई हिंदू नहीं निकलता। भोपाल से भी जेल तोड़ते हैं तो मुसलमान के सीमी लड़के निकालते हैं, मुसलमान धर्म के सीमी के लोग ही जेल तोड़ते हैं, कोई हिंदू नहीं निकलता। और जब जेल टूटती है तो उसमें मुसलमान ही भागते, हिंदू नहीं भागते। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी से पूछा है कि वो एनकाउंटर पर कांग्रेस की लाइन बताएं। अगर दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा है तो मुझे कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी से पूछना है कि जो दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं क्या वो कांग्रेस पार्टी की लाइन है। भोपाल के पास कल हुए सिमी के आतंकियों के एनकाउंटर की जांच होगी। इसके लिए CID के SP की अगुवाई में SIT का गठन किया गया है। ये टीम DGP को रिपोर्ट करेगी। इस मामले में 2 और जांच होनी है। मध्य प्रदेश के पूर्व DGP नंदन दुबे ये जांच करेंगे कि जेल से आतंकी कैसे भागे, जबकि NIA ये पता लगाएगी कि जेल से भागने के बाद आतंकियों की प्लानिंग क्या थी। इसके पहले आज जेल में सिमी आतंकियों के हमले में मारे गए हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव का अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंतिम संस्कार में शामिल हुए और परिवार वालों के लिए 15 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। 10 लाख रुपए की सम्मान निधि, 5 लाख रुपए अलग से बेटी की शादी के लिए और 5 लाख कोई सीमा नहीं है, जरूरत होगी तो और भी करेंगे। और इस कॉलोनी का नाम शहीद रमाशंकर यादव रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में जेंडर रेशो सुधारने को लेकर हरियाणा की तारीफ की है। आज हरियाणा के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में गुरुग्राम पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने सबसे तेजी से लिंगानुपात को ठीक किया है। जब मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हरियाणा की जनता से बेटियों की जीवन की रक्षा की भीख मांगी, जेंडर रेशियो की जो स्थिति में सुधार आने में तेज गति से सुधार कोई ला रहा है तो ये हरियाणा प्रदेश ला रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हरियाणा सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि अपने उद्यमियों और अपने फौजियों के लिए भी जाना जाता है। वैसे तो लगता है हरियाणा के लोग ज्यादातर किसानी करने वाले हैं, लेकिन हरियाणा के लोग जहां व्यापार में पहुंचे हैं और हिंदुस्तान के कई राज्यों में हैं, उन्होंने व्यापार में भी अपना लोहा मनवा लिया है। इस देश के हर 10 जवान में से सेना में 1 जवान हरियाणा का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ को जंगल सफारी का तोहफा दिया। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचे पीएम ने नया रायपुर के नंदन वन में बाघ की तस्वीरें भी खींची। लग रहा था टाइगर को पहचानता था। आंख में आंख मिलाने के लिए चलाया है। नंदन वन का ये जंगल सफारी एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड जंगल सफारी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से गठबंधन को लेकर बातचीत की है। इससे पहले ये खबर भी आई थी कि दिल्ली में प्रशांत किशोर ने मुलायम के भाई शिवपाल यादव से बातचीत की थी। अगर दोनों पार्टियों के बीच बात बन जाती है तो यूपी में भी बिहार जैसा महागठबंधन बन सकता है। मुलायम के भाई शिवपाल पहले ही JDU, RLD और RJD के साथ बातचीत शुरू कर चुके हैं। महागठबंधन बनने की हालत में समाजवादी पार्टी BJP और BSP के सामने बड़ी चुनौती पेश करेगी। साथ ही उससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकने में मदद मिलेगी।
कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर राहुल गांधी की ताजपोशी फिर टल गई है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी का कार्यकाल फिर से बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। 7 नवंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सोनिया का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी का मौजूदा कार्यकाल 10 दिसंबर को खत्म हो रहा है। सोनिया गांधी की खराब तबीयत को देखते हुए कयास लग रहे थे कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए पार्टी के भीतर अभी बड़े बदलाव से कांग्रेस बचना चाह रही है। डीएनए में सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे, क्योंकि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अपना कूटनीतिक संतुलन खो बैठा है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि उन्हें सोते जागते उठते बैठते हर वक्त इंडिया वालों का डर सताता रहता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पूरी की पूरी फौज इस वक्त खड़ी कर दी है। आज इस बात का भी पता चल गया है कि भारतीय सेना के जवान मनदीप सिंह को बर्बरता से किसने मारा था और उनके पार्थिव शरीर का अपमान किसने किया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद जी न्यूज के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी सेना ने पीओके में हैवी आर्टिलरी गन से लैस अपनी पूरी की पूरी बटालियन तैनात कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पीओके में रहने वाले स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार का वीडियो रिकॉर्ड करने से रोका जा रहा है, ताकि भारत सहित पूरी दुनिया तक पाकिस्तान के पापों का प्रसारण न हो सके। इसके अलावा जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर अपनी खतरनाक टुकड़ी BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम को तैनात कर दिया है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम में पाकिस्तानी सेना के कमांडोज और प्रशिक्षित आतंकवादी शामिल होते हैं, जो भारतीय सीमा में घुसपैठ करके निर्दोष लोगों की जान लेते हैं। घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सेना इन आतंकवादियों को कवर फायर भी देती है। आज से पहले तक आपको किसी ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के बारे में बताया नहीं होगा, इसलिए खास आपके लिए हमने पाकिस्तान की इस खूनी टुकड़ी का पूरा बायोडेटा निकाला है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम छापामार युद्ध में माहिर होती है, जो पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के साथ मिलकर काम करती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इनको खुफिया सूचनाएं भी देती है। बॉर्डर एक्शन टीम को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो क्रूरता की सारी हदें पार कर सके। पाकिस्तानी सेना अपनी बॉर्डर एक्शन टीम में आतंकवादियों का इस्तेमाल इसलिए भी करती है कि अगर किसी आतंकवादी को भारतीय सेना पकड़ भी ले तो पाकिस्तानी सेना उन्हें अपना मानने से इनकार कर दे। बॉर्डर एक्शन टीम बहुत प्लानिंग के बाद ही किसी ऑपरेशन को अंजाम देती है। हालांकि पाकिस्तान ने इसे सिर्फ इस मकसद से बनाया है ताकि यह भारत की सीमा में दाखिल होकर कुछ खास तरह के हमले कर सके। पाकिस्तान अपनी बॉर्डर एक्शन टीम में शामिल आतंकवादियों को करीब 8 महीनों की ट्रेनिंग देता है। इतना ही नहीं, इन आतंकवादियों को पाकिस्तान की वायुसेना से 4 हफ्तों की हवाई युद्ध करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। भारतीय सेना के जवान मनदीप सिंह के साथ बर्बरता की सारी हदें पार करने के पीछे भी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम में शामिल आतंकवादियों का ही हाथ था। जनवरी 2013 में भारतीय सेना के लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर सिंह के पार्थिव शरीर के साथ बर्बरता करने के लिए भी पाकिस्तान की यही BAT टीम जिम्मेदार थी। पाकिस्तान की यह खूनी टुकड़ी भारतीय जवानों पर हमला करने के बाद उनके शरीर को क्षत विक्षत करने के अलावा उनके सिर काटकर अपने साथ ले जाती है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से लेकर अब तक कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से 60 बार सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है, जिसमें 3 बच्चों और सुरक्षा बलों के 8 जवानों की मौत हो चुकी है। इस दौरान सीमा से सटे इलाकों में 40 से ज्यादा स्थानीय नागरिक जख्मी हुए हैं। इन हमलों में भी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, क्योंकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने शराफत को एक कोने में रखकर आतंकवादियों की फौज को खुली छूट दे दी है। ये आज का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जिसके बारे में पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए। ये रेट्रो स्नेक है। ये कौन सा सांप है? वाइपर है। वाइपर है? यस। जहरीला सांप है? जहरीला।
पाकिस्तान की खूनी टुकड़ी की खूनी तस्वीरें इससे आगे हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उसकी खतरनाक सोच का प्रसारण आज हम जरूर करेंगे। रात के अंधेरे में घने पेड़ों की आड़ लेकर भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते ये वो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं जिनके पीछे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम में शामिल आतंकवादियों की फौज खड़ी है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ जिले के हीरानगर में हो रही घुसपैठ की ये कोशिश इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान कैसे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बुरी तरह तिलमिला चुका है। पाकिस्तान की तरफ से 3 आतंकवादियों को नोटिस किया गया और देखा गया कि वो छुपते छुपाते उन्होंने एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट की कोशिश की, जिसको अलर्ट बीएसएफ ट्रूप्स ने तुरंत नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ की एक लौती तस्वीर नहीं है। हाल फिलहाल में ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिली हैं, लेकिन हर बार भारत ने पाकिस्तान के मंसूबों पर गोलियों की बौछार करके उन्हें पीछे धकेलने पर मजबूर किया है। गाँव में शेलिंग स्टार्ट हुई तो हमने उनको कड़ा जवाब देना उचित समझा और कड़ा जवाब दिया और अभी तक जवाब दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, घुसपैठ की कोशिश नाकाम होती देखकर पाकिस्तान परेशान हो चुका है। इसीलिए उसने सीज फायर का उल्लंघन करके अब निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये पाकिस्तान रेंजर्स का और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज का एक फ्रस्ट्रेशन है। जब लड़ाई एक सैनिक के साथ होती है, जब आप उसमें कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं तो एक दूसरा ये तरीका अपनाया जाता है कि सिविलियन एरिया को टारगेट किया जाए। इस बीच ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में हथियारों से लैस फौज की टुकड़ी भेजकर एक बड़े हमले के संकेत दे दिए हैं। उसकी मूवमेंट बढ़ गई है। ऑब्वियसली अगर बड़े पैमाने पर फौज तैनात हो रही है तो अलग अलग जगह पे लगाई जाएगी, तो मूवमेंट तो सड़कों पे ज़्यादा नज़र आएगी, वहाँ के अवाम को मूवमेंट ज़्यादा नज़र आएगी। और इसके साथ में मूवमेंट के साथ में वो अपनी आर्टिलरी को भी मूव कर रहा है, रीपोजिशन कर रहा है, रीडिप्लॉय कर रहा है, कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है। ये एक छलावा भी हो सकता है ताकि पाकिस्तान भारत का ध्यान सीज फायर उल्लंघन से पीओके की तरफ भटका सके, क्योंकि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तिलमिलाए पाकिस्तान ने जिस स्तर पर सीमा पार से एक के बाद एक डरपोक हरकतें की हैं, वो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। इसके लिए पाकिस्तान ने अपनी खूनी टुकड़ी को पाकिस्तान रेंजर्स के साथ सीमा पर लगाया है, जिसे बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम कहते हैं। पाकिस्तान की बैट टीम लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने के लिए कुख्यात है। ये खास तौर से पेट्रोलिंग कर रहे जवानों पर हमले करती है, जिसमें आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल होते हैं। बैट है, ये स्पेशल बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं जो स्पेशली ट्रेन ट्रुप्स हैं, आपके कमांडोज की तरह हैं। इनके पास स्पेशल हथियार होते हैं और ये हाईली ट्रेंड है, हाईली स्किल्ड है, स्पेशलाइज्ड ट्रुप्स हैं जिनको इस्तेमाल करता है अपने लोकल ट्रुप्स के साथ में। आपके जो पेट्रोल चल रहे हैं या कोई आइसोलेटेड पोस्ट है, उसको हमला करके जब जब हिंदुस्तानियों के सिर काटे गए हैं तो इस माफी की तमाम कार्रवाई बैट्स के माध्यम से कराता है। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि भारत की सेना से दो हाथ करना उसके बस की बात नहीं, इसलिए वो ऐसी टुकड़ियों को भारत पर हमले की जिम्मेदारी दे रहा है जिसे बाद में अपना मानने से इनकार किया जा सके। पाकिस्तान तो हमेशा ही जब पकड़ा जाता है तो पकड़े जाते हैं, चाहे कोई भी हो, वो कहते हैं, कबूल करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, वो बताते हैं हम फलाने जगह के, अपने माँ बाप का नाम बताते हैं, अपने फ्रेंड्स का बताते हैं, टेलीफोन नंबर बताते हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया कि वो उनके देश के हैं। उनकी डेड बॉडीज़ भी हम ही डिस्पोज करते हैं, वो उनको कभी क्लेम भी नहीं करते, कभी एक्सेप्ट भी नहीं करते। ये पाकिस्तान की वही बॉर्डर एक्शन टीम में शामिल आतंकवादियों की टुकड़ी है जो खतरनाक हथियारों से लैस होकर भारत की सीमा से सटे अलग अलग इलाकों में कत्लेआम मचा रही है। कई इलाकों में गांव वालों का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से अब बड़े बड़े गोले फेंके जा रहे हैं। हैवी शेलिंग हो रही है अभी भी जो पाकिस्तान की तरफ से। अब वो ज्यादा जो गोलों का रेंज है वो ज्यादा बढ़ा रहे हैं और रिहायशी इलाकों से भी आगे जाके पड़ रहे हैं गोले। पाकिस्तान बीएसएफ की चौकियों पर या सेना के इलाकों में गोलीबारी का अंजाम भुगत चुका है।
सूत्रों के मुताबिक भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसी बात की खींच का बदला लेने के लिए पाकिस्तान निर्दोष गांव वालों पर हमले कर रहा है। अभी भी फायरिंग चल रही है सर, अभी भी देखो आप भी सुन सकते हैं सर, इसमें लगातार फायरिंग चल रही है सर। कितने लोग इंजर्ड हुए अभी तक? सर 4 लोग इंजर्ड हो गए हमारे गांव के, और आगे पता नहीं कितने हो गए हैं। सीमा से सटे इन इलाकों में गांवों को बहुत नुकसान पहुंचा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो भविष्य में हालात और भी खराब हो सकते हैं, जिसका नतीजा एक और युद्ध के तौर पर हमें देखने को मिल सकता है। हालात चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़े खतरे की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि ये उसकी पहली स्टेज हो जो बाद में जो 65 में हुई है, 71 में हुई है, ये सारी इसी स्टेज से आगे ग्रेजुएट हुई है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पाकिस्तान कूटनीतिक कैंसर के आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है और अब उससे समझदारों वाली बात करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। खालिद हुसैन के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। इस खबर से जुड़ा एक ताजा अपडेट भी आपको दे देते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आज इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान रेंजर्स की 14 पोस्ट पूरी तरह बर्बाद कर दी गई है। पाकिस्तान की तिलमिलाहट की तस्वीरों के बाद आज के दूसरे बड़े डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि भारत से जीतना कम से कम इस जन्म में पाकिस्तान को नसीब नहीं होगा। शायद यही वजह है कि सीमा पार से घुसपैठ कराने के साथ साथ पाकिस्तान ने भारत में स्थित अपने हाई कमीशन में भी घुसपैठियों की फौज खड़ी कर दी है। देश की संसद से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर स्थित पाकिस्तान का हाई कमीशन उसकी खुफिया एजेंसी ISI का एक अड्डा बन चुका है। यह खुलासा पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात ISI के अफसर महमूद अख्तर के पकड़े जाने के बाद हो चुका है और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बहुत जल्द ISI के कुछ और जासूसों को भी पकड़ा जा सकता है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक महमूद अख्तर ISI में NCO यानी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर था और वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के 4 अफसरों के निर्देश पर दिल्ली में ISI का जासूसी विंग चला रहा था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरों में ISI की टीम का कैप्टन सैयद फारूक है, जो कमर्शियल काउंसलर के पद पर तैनात है। सैयद फारूक के बाद फर्स्ट सेक्रेटरी खादिम हुसैन दूसरे नंबर पर है। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान हाई कमीशन के प्रेस डिपार्टमेंट में फर्स्ट सेक्रेटरी के पद पर तैनात मुदस्सिर इकबाल चीमा और शाहिद इकबाल ISI के जासूसों की कोर टीम का हिस्सा हैं। ISI के लिए जासूसी नेटवर्क चलाने के आरोप में महमूद अख्तर को भारत से पहले ही निकाला जा चुका है। पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात होने और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलने की वजह से ISI के जासूस महमूद अख्तर को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, लेकिन उससे पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस को ISI के कई जासूसों के बारे में पता चला है जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में अफसर के रूप में काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन से ऑपरेट होने वाले ISI के जासूसी नेटवर्क में कम से कम 10 से 12 लोग हो सकते हैं। पाकिस्तान जानता है कि अगर ये जासूस पकड़े गए तो उसकी कूटनीतिक बेइज्जती होना तय है और यही वजह है कि ISI के लिए जासूसी करने वाले पाकिस्तानी हाई कमीशन के 4 अफसरों को बचाने के लिए पाकिस्तान अब उन्हें वापस बुला सकता है।